So hi guys, what's up and welcome back to Gravity Circle, welcome back to GC 3.0। और इन द प्रीवियस लेक्चर हम लोगों ने शुरू कर दिया था हेलो अल्केन्स हेलो अरीन्स पढ़ना। हम लोगों ने हेलो अल्केन्स हेलो अरीन्स को प्रॉपर तरीके से शानदार तरीके से क्लासीफाई कर लिया था। और आज मैं आप लोगों को जो टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं भाई साहब इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज नॉमेनक्लेचर। क्योंकि आजकल ट्रेंड बदल गया है ना। टर्म 1 टर्म 2 टर्म 1 टर्म 2 हो गया है, एमसीक्यूज हो गए हैं। तो गाइस प्रोमिनेंट चांसेस कि एक सवाल एक नंबर नॉमेनक्लेचर से आ जाए। वैसे तो हम लोगों को पूरा आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर पर ही फोकस करना है, बट क्योंकि ट्रेंड में चेंज आया है मैं आपको दोनों तरीके के नॉमेनक्लेचर्स करना सिखा देता हूं। तो आगे बढ़ने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, आर यू अ क्लास 9th और 10th स्टूडेंट? क्या आप सच में आईआईटी नीट या ओलंपियाड्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो? अगर हाँ तो गाइस अनअकैडमी पर आ चुका है एक बहुत शानदार टेस्ट जिसे बोला जाता है अनअकैडमी कॉम्बैट। 3 अक्टूबर को दोपहर 1 बजे ये होने वाला है। आज ही रजिस्टर कराएं, रजिस्ट्रेशन गाइस फ्री है। आप लोगों का ये टेस्ट विल बी अ बिगेस्ट स्कॉलरशिप एवर फॉर द क्लास 9th एंड 10th स्टूडेंट जो कि आज से ही अपना फाउंडेशन प्रिपेयर करना चाहते हैं फॉर आईआईटी, जेई, नीट, एनटीएससी, ओलंपियाड जैसे एग्जाम्स के लिए। गाइस स्कॉलरशिप पूल आप देख सकते हैं 10 लाख रुपए तक का है। जिन बच्चों के पास में एंड्रॉइड ऐप अनअकैडमी का है उन्हीं लोगों के लिए ये एप्लीकेबल है। 3 अक्टूबर को होने वाला है। गाइस आपको जब इस कोर्स के लिए आप एनरोल करेंगे आप कोड यूज करेंगे MPYT, द कोड विल बी MPYT। इस कोर्स में जो 1st to 3rd रैंक वाले स्टूडेंट्स हैं उन्हें 1 ईयर का अनअकैडमी फ्री सब्सक्रिप्शन मिलेगा। 4 to 10th रैंक वालों को 75% सब्सक्रिप्शन मिलेगा, मतलब फीस पर 75% ऑफ मिलेगा। 11 to 50 रैंक वालों को 50% स्कॉलरशिप मिलेगी अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन पे, और 51 से 100 रैंक वाले स्टूडेंट को 25% तक का ऑफ मिलेगा। गाइस 60 मिनट्स का टेस्ट होगा, 30 क्वेश्चंस होंगे, साइंस एंड मैथमेटिक्स के 2 सेक्शंस होंगे, 30 क्वेश्चंस ईच। एंड उसके बाद में आप लोगों को आपके रिजल्ट्स मिलेंगे। आप जहां जहां आपने गलतियां करी है वो सब के बारे में आपको डिटेल्ड एनालिसिस मिलेगा। हमारी टॉप मोस्ट एजुकेटर की टीम्स आप लोगों को इसके सोल्यूशन प्रोवाइड करेंगी। बस आपको कोड यूज करना है MPYT। आप लोगों को इस कॉम्बैट का पूरा लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो गाइस देर किस बात की, ग्रैब द ऑफर नाउ। ये लिमिटेड टर्म के लिए है। आप जिस भी 9th-10th के स्टूडेंट को जानते हो फटाफट से इसके बारे में उन्हें बता दीजिए। सो गाइस लेट्स क्रैक इट। गाइस सबसे पहले जो मैं आपको कॉमन नॉमेनक्लेचर सिस्टम है, सबसे पहले मैं आपको आज वो सिखा देता हूं। सबसे पहले हम लोग कॉमन नॉमेनक्लेचर या ट्राइवियल नॉमेनक्लेचर जो पुराने जमाने में किया जाता था वो एक बार हम लोग सीख लेते हैं। गाइस कॉमन नॉमेनक्लेचर का आगे भी बहुत सारी जगह पर यूज है, तो हम इसको नॉमेनक्लेचर की नजरों से ना देखते हुए एक ऑल राउंड तरीके से देखेंगे तो ज्यादा मजा आएगा। तो गाइस देखिए कॉमन नॉमेनक्लेचर में सबसे पहले आप लोगों को यूज करना रहता है प्रीफिक्स n। ये प्रीफिक्स कब यूज किया जाता है? प्रीफिक्स मतलब जो नाम के पहले आता है। तो दिस प्रीफिक्स इज यूज्ड when there is a long straight chain या when there is a straight chain, जब आपके पास में एक लंबी straight chain हो तब आप इस n वर्ड का इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, क्योंकि हम लोग हेलो अल्केन हेलो अरीन्स पढ़ रहे हैं तो मेरे लाडलो मेरे बकुड़ो आप हमेशा हेलो अल्केन्स हेलो अरीन्स में जो आप नॉमेनक्लेचर यूज करेंगे वो आप यूज करेंगे अल्काइल प्लस हेलाइड। क्या यूज करेंगे? अल्काइल प्लस हेलाइड। इस तरीके से आपको नॉमेनक्लेट करना है। अब सर एक बार जरा इसका एग्जांपल कर दो तो मजा आए। बिल्कुल एग्जांपल करके देखते हैं। मान लीजिए आपके पास में कंपाउंड है CH3 CH2 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 Br। अब ये कंपाउंड है। अब इस कंपाउंड को मुझे कॉमन नॉमेनक्लेचर सिस्टम के हिसाब से नॉमेनक्लेट करना है। तो सबसे पहले मैं देखूंगा क्या मेरे पास में कार्बन की लंबी और स्ट्रेट चेन है। मैं बोलूंगा हाँ यार मेरे पास में तो कार्बन की एक लंबी और एक स्ट्रेट चेन है, मतलब मेरे को प्रीफिक्स n लगाना पड़ेगा। n का मतलब ही लंबी चेन हो गई।
अब कितने कार्बन की चेन है गिनो, 1 2 3 4, टोटल इस कंपाउंड में 4 कार्बन है, और 4 कार्बन के लिए तो हम लोग ब्यूट यूज करते हैं। भाई आप लोग सब जानते हो अगर 1 कार्बन है तो मिथ, 2 कार्बन है तो इथ, 3 कार्बन है तो प्रोप, 4 कार्बन है तो ब्यूट, 5 कार्बन है तो पेंट। आई थिंक ये बात अपने सबको बचपन से पता है, ठीक है, बचपन मतलब 10th से पता है। तो N 4 कार्बन के लिए मैं यूज करूंगा ब्यूट। अब अल्काइल तो ये बन जाएगा ब्यूटाइल। समझ गए बात को? अच्छा, जिन बच्चों को ये अल्काइल वर्ड का मतलब नहीं पता, बेटा अल्काइल वर्ड का मतलब होता है अल्केन -1 हाइड्रोजन। अल्केन -1 हाइड्रोजन। अल्केन मतलब मान लो तुम्हारे पास में CH4 है, ये एक अल्केन है जिसका नाम है मीथेन। इस मीथेन में से अगर मैं एक हाइड्रोजन हटा दूं तो ये बन जाएगा CH3। तो अब ये मीथेन से बन जाएगा मिथाइल। अगर मेरे पास में CH3 मतलब अगर मेरे पास में इथेन है, इथेन में से एक हाइड्रोजन चला जाएगा तो ये बन जाएगा CH3CH2, मतलब दैट विल बिकम इथाइल। ठीक उसी तरह ये पहले ब्यूटेन होता, अगर इसमें 4 कार्बन है तो CH3 CH2 CH2 CH3, ये क्या कहलाता? ये कहलाता ब्यूटेन। क्या कहलाता? ब्यूटेन। अब ब्यूटेन में से एक हाइड्रोजन गायब कर दो तो देखो ये का यही दिख रहा है। तो अब ये ब्यूटेन की जगह क्या बन जाएगा? ब्यूटाइल। बोलो हाँ, सबको समझ में आ रहा है ये फंडा? तो अल्काइल का मतलब भी अब हम लोग समझ गए। तो जिन बच्चों को क्लास 11th ऑर्गेनिक बर्बाद हो चुकी है, जो पिछले साल ग्रेविटी सर्कल पर नहीं पढ़े हैं, उनके कमेंट्स आते हैं सर हमने पिछले साल चैनल क्यों नहीं सब्सक्राइब किया, हम दूसरे वालों के चक्कर में रह गए, तो उस चक्कर में थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। तो मैंने बेसिक बातें मैं आपको बताता चल रहा हूँ, मैं अपने ध्यान में रख रहा हूँ कि भाई मेरे बच्चों को मुझे बेसिक बातें बतानी है। तो जरा एन ब्यूटाइल और ब्रोमीन, ब्रोमीन को अगर मैं हेलाइड के रूप में लिखूं तो क्या मैं इसको ब्रोमाइड बोल दूं? हेलाइड, ब्रोमाइड, हाँ 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 हाँ, तो ये बन जाएगा ब्रोमाइड। तो इस प्रकार से आपको इनको नॉमेनक्लेट करना है। तो एन का मतलब आप समझ गए, एक लंबी कार्बन की चेन। सर एन क्यों लगाया? एन क्यों लगाया? तो इसका आपको जवाब मिलेगा दूसरे एग्जाम्पल में, जब मैं आपको सिखाऊंगा यूज करना आइसो। गाइस ये आइसो नाम का प्रीफिक्स कब यूज किया जाएगा? दिस प्रीफिक्स इज यूज्ड व्हेन your second last carbon is attached, second last carbon is attached to two identical मिथाइल ग्रुप। यानी यहां पर आइसो का मतलब आइसोमर से निकला है, एंड आइसो का मतलब होता है सेम, आइडेंटिकल। मतलब जब आपका सेकेंड लास्ट वाला कार्बन, जैसे मान लो मैंने यहां पर लिखा ब्रोमीन, यहां पर मैंने लिखा CH2, यहां पर मैंने लिखा C, यहां पर मैंने लिखा CH3 और यहां पर मैंने लिखा CH3। ना इस कंपाउंड को जरा ध्यान से देखो। देखो बच्चा लोग, इस कंपाउंड के अंदर भी एक्चुअली यू आर ऑब्जर्विंग 4 कार्बन्स, 1 2 3 और 4। तो बेटा जब कभी भी कॉमन नॉमेनक्लेचर किया जाता है तो यहां पर IUPAC के रूल को नहीं घुसा सकते। IUPAC क्या बोलता है कि हमेशा एक लंबी कार्बन की चेन को नंबरिंग दे दो और जो चेन के बाहर लटका हुआ दिखे उसको सब्स्टिट्यूएंट मान लो। लेकिन कॉमन नॉमेनक्लेचर में ऐसा नहीं होता। कॉमन नॉमेनक्लेचर कहता है कितने कार्बन, इधर लटका उधर अटका, नहीं, टोटल गिन। तो मैं बोलूंगा 1 2 3 और 1 4। तो भैया 4 कार्बन की वजह से ये भी ब्यूटाइल और ब्रोमीन की वजह से ब्रोमाइड कहलाएगा, क्योंकि कॉमन नॉमेनक्लेचर तो अल्काइल हैलाइड पर टिका है। तो ये भी ब्यूटाइल ब्रोमाइड है, ये भी ब्यूटाइल ब्रोमाइड है। तो इनमें डिफरेंस करना आना चाहिए ना, इसलिए जब मैं N लगाऊंगा तो मैं समझ जाऊंगा लंबी कार्बन की चेन है। लेकिन अब यहां पर क्या लगाऊंगा? तो अब यहां पर मैं देख रहा हूं कि जिस कार्बन से ब्रोमीन जुड़ा हुआ है, ये मतलब टेक्निकली ये मेरा पहला कार्बन हो गया, क्योंकि ये फंक्शनल ग्रुप है। फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ जाए मैं उसको पहला कार्बन मान लेता हूं। अगर ये पहला है तो ये दूसरा कार्बन है,
ये दूसरा है, तो या तो ये तीसरा कार्बन मान लो या तो ये तीसरा कार्बन मान लो। मतलब या तो ये वाला कार्बन लास्ट होगा या तो ये वाला कार्बन लास्ट होगा। इन दोनों ही केसेस में दिस कार्बन इज बिकम योर सेकेंड लास्ट कार्बन। ये कार्बन आपका सेकेंड लास्ट कार्बन हो रहा है। अब इस सेकेंड लास्ट कार्बन को अगर मैं गौर से देखूं तो इस सेकेंड लास्ट कार्बन पर एक मिथाइल ग्रुप यहां पर और एक मिथाइल ग्रुप यहां पर दिख रहा है। यानी टू द सेकेंड लास्ट कार्बन व्हेन टू आइडेंटिकल मिथाइल ग्रुप आर देयर, ध्यान रखना सिर्फ मिथाइल ग्रुप होना चाहिए, ओनली मिथाइल ग्रुप, तब ये वाला कार्बन विल बिकम आइसो कार्बन। इस कार्बन को कौन सा कार्बन नाम दिया जाएगा? आइसो कार्बन। और इसीलिए इसके प्रीफिक्स में लग जाएगा आइसो ब्यूटाइल ब्रोमाइड। इसके नाम के आगे लग जाएगा आइसो ब्यूटाइल ब्रोमाइड। बोलो सबको समझ में आती है ये बात? क्या ये बात सबको समझ में आ रही है मेरे प्यारे बच्चों? चलिए आगे बढ़ते हैं, तीसरा केस सीखते हैं, नियो। अब सर ये नियो वाला केस क्या होता है? नहीं, नियो वाला केस भी बिल्कुल सेम होगा। टू द सेकेंड लास्ट कार्बन, आपके सेकेंड लास्ट कार्बन से टू द सेकेंड लास्ट कार्बन, द सेकेंड लास्ट कार्बन इज अटैच्ड टू द थ्री आइडेंटिकल मिथाइल ग्रुप। आपके 3 आइडेंटिकल मिथाइल ग्रुप से अगर आपका सेकेंड लास्ट कार्बन जुड़ जाए तब वो कहलाएगा नियो। तो ये वाला कार्बन मैंने उठाया, यहां पर मैंने लगाया ब्रोमीन, यहां पर मैंने लगाया CH2, यहां पर मैंने लगाया कार्बन, यहां मैंने लगाया CH3, यहां पर मैंने लगाया CH3 और यहां पर मैंने लगाया CH3। नाउ मैंने आपको ये कंपाउंड दे दिया। नाउ इस कंपाउंड को अगर मैं यहां पर ध्यान से देखूं तो पहली बात तो मेरे पास में ये निकल कर आ रही है कि इसमें टोटल कार्बन कितने भाई साहब? 1 2 3 4 और 5। तो 5 कार्बन की वजह से इसका हो जाएगा पेंट, और क्योंकि मुझे अल्काइल हैलाइड लिखना है तो पेंट विल बिकम पेंटाइल एंड ब्रोमाइड, क्योंकि आपका हेलोजन इज ब्रोमाइड, तो पेंटाइल ब्रोमाइड। लेकिन कौन सा पेंटाइल ब्रोमाइड? क्या इसमें एन पेंटाइल ब्रोमाइड लगाऊं, एक लंबी कार्बन की चेन लिखूं, या मैं इसको आइसो बोलूं, या मैं इसको पेंटाइल को क्या बोलूं? तो यहां पर मैं देख रहा हूं कि अगर ये मेरा फंक्शनल ग्रुप है तो डेफिनेटली ये कार्बन मेरा फर्स्ट कार्बन होगा, ये मेरा सेकेंड कार्बन, और या तो ये थर्ड होगा या तो ये थर्ड होगा या तो ये थर्ड होगा। मतलब ये और ये तीनों लास्ट कार्बन है, तो डेफिनेटली ये वाला कार्बन ही मेरा सेकेंड लास्ट कार्बन बनेगा। यहां से देखूं, यहां से देखूं या यहां से देखूं, यही कार्बन सेकेंड लास्ट कार्बन बन रहा है। तो जब सेकेंड लास्ट कार्बन से मेरे पास में एक मिथाइल, मेरे पास में 2 मिथाइल और मेरे पास में 3 मिथाइल ग्रुप आ रहे हैं, देन डेफिनेटली दिस कार्बन विल बिकम अ नियो कार्बन। इसीलिए प्रीफिक्स में आ जाएगा नियो पेंटाइल ब्रोमाइड, इसे बोला जाएगा नियो पेंटाइल ब्रोमाइड। समझ में आती है ये बात? कोई परेशानी? क्या मैं इसे रब करके आगे बढ़ सकता हूं? चलिए अब मैं सबसे पहले यहां से एन रब करके तुम्हें सेक सिखाऊंगा। चौथा जो आपको बहुत प्रोमिनेंटली यूज करना है, अब सेकेंडरी वाले की बहुत रिक्वायरमेंट होती है, प्रीफिक्स में लिखा जाता है सेक। सेक का मतलब बेसिकली योर सेकेंडरी कार्बन, 2 डिग्री कार्बन। नाउ आइसो और सेक में एक हल्का सा फर्क है। आइसो कहता है कि सेकेंड लास्ट कार्बन पर 2 मिथाइल ग्रुप होने चाहिए, सेकेंड लास्ट कार्बन पर ही 2 मिथाइल ग्रुप होने चाहिए, तीसरा हाइड्रोजन हो जाएगा और चौथा कुछ भी हो, हमें बेल आइकॉन फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब मैं सेकेंडरी कार्बन की तरफ चलूंगा तब एक स्पेसिफिक रूल याद रखना पड़ेगा, दैट जिस कार्बन से आपका फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है, सेकेंडरी को आइडेंटिफाई करने का तरीका क्या है? जिस कार्बन से फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ। देखो आइसो में ये केस नहीं था, आइसो में एक्चुअली आपका फंक्शनल ग्रुप इस कार्बन से जुड़ा हुआ था। तो आइसो और सेकेंडरी में फर्क है।
आइसो में आप हमेशा सेकेंड लास्ट कार्बन की बात करते हो, लेकिन सेकेंडरी में आपको वो देखना है कार्बन कि जिससे आपका फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ हो। उस कार्बन से एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ रहना चाहिए मिनिमम, और बाकी बची हुई 2 वैलेंसीज तुम्हारे अल्काइल ग्रुप्स सेटिस्फाई करने चाहिए। याद करो, मैंने क्लासिफिकेशन में भी समझाया था पिछली क्लास में, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, एग्जैक्टली। अब मैंने आपको ये भी बताया था कि ये दोनों अल्काइल ग्रुप डिफरेंट भी हो सकते हैं और ये दोनों अल्काइल ग्रुप सेम भी हो सकते हैं। सो दिस कार्बन विल बिकम योर सेकेंडरी या 2 डिग्री कार्बन। चलिए इसका एक नॉमेनक्लेचर करके देख लेते हैं फटाफट से, चकाचक तरीके से। तो मान लीजिए मेरे पास में कार्बन है, कार्बन से यहाँ पर मैंने क्लोरीन जोड़ा हुआ है, यहाँ पर मेरे पास में एक H है, यहाँ पर मेरे पास में एक CH3 है और यहाँ पर मेरे पास में एक CH3 है। अब इस कंपाउंड को क्या नाम दोगे? तो देखो, या मैं इसको ऐसा भी लिख दूं CH, तो भी कोई परेशानी नहीं। अब यहां पर एक बात समझना, ये केस मैंने क्यों लिखा है। देखो, पहली बात तो आपने देखा कि सर फंक्शनल ग्रुप मेरा हेलोजन है, ये डायरेक्टली इस कार्बन से जुड़ा हुआ है। इस कार्बन पर एक वैलेंसी तो इस हाइड्रोजन ने सेटिस्फाई कर दी और बाकी की 2 वैलेंसी ये 2 अल्काइल ग्रुप ने सेटिस्फाई कर दी, और यहां पर दोनों अल्काइल ग्रुप सेम है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। दैट मीन्स ये कार्बन हो ना हो इज योर सेकेंडरी कार्बन, नो डाउट दिस कार्बन इज योर सेकेंडरी कार्बन। तो इसका नाम कैसे लिखेंगे? इसके नाम के प्रीफिक्स में लगाएंगे सेक। सेक के बाद कितने कार्बन है टोटल इस कंपाउंड में? क्योंकि कॉमन नॉमेनक्लेचर तो टोटल कार्बन पर चलता है, 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन के लिए हम यूज करते हैं प्रोप, तो सेक मिथ इथ प्रोपा, सेक प्रोपाइल और क्लोरीन की वजह से क्लोराइड। लेकिन दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ, क्या यहां पर इस चेन को, क्या यहां पर इस कार्बन की चेन को आप लोगों ने ठीक से ऑब्जर्व करा? यहां पर आपका फंक्शनल ग्रुप इस कार्बन से जुड़ा हुआ है जो कि बीच वाला कार्बन है। आप खुद देखो, एक कार्बन यहां है, फिर ये बीच वाला कार्बन जिससे हेलोजन जुड़ा हुआ है, और फिर ये लास्ट वाला कार्बन। तो अब यहां वाले केस में अगर आप इस कार्बन को फर्स्ट कार्बन मानते हो तो ये सेकंड बन जाएगा और ये थर्ड बन जाएगा, मतलब ये लास्ट कार्बन। लास्ट के पहले वाला कार्बन बिकम्स योर सेकेंड लास्ट कार्बन। अच्छा, ऐसा नहीं करना है तो इसे फर्स्ट कार्बन मान लो, तो ये यहां से भी सेकंड बनेगा और ये बन जाएगा थर्ड। अब ये वाला लास्ट कार्बन हो गया, तो लास्ट कार्बन के पहले वाला कार्बन इज अगेन कॉल्ड एज योर सेकेंड लास्ट कार्बन। मतलब कि अभी तक मैंने आपको जो केस बताया था उसमें हम लोगों ने कुछ इस प्रकार से देखा था कि ये पहला कार्बन मान लो, ये दूसरा, तो ये तीसरा, तो ये सेकेंड लास्ट हो गया। इसको फर्स्ट मानोगे, इसको सेकेंड मानोगे, इसको थर्ड मानोगे, तो भी ये लास्ट हो गया, लास्ट कार्बन, तब भी ये आपका सेकेंड लास्ट कार्बन। तो ठीक उसी तरह यहां पर भी मैंने जब ध्यान से ऑब्जर्व करा, अच्छा यहां पर ये रूल मत समझना, ये अपने दिमाग से विचार निकाल दो कि फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ेगा वही फर्स्ट कार्बन है। नहीं, वो यहां दिखने में अच्छा लगता है, इसमें दिखने में अच्छा लग रहा है कि चलो इसको मैंने पहला मान लिया, तो ये दूसरा, तो ये तीसरा, तीसरा है तो ये सेकेंड लास्ट। समझ रहे हो बात को? बात को समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो सेकेंड लास्ट कार्बन आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, साम दाम दंड भेद सबसे। यहां से चलोगे तो भी सेकेंड लास्ट आएगा, अच्छा यहां से चलोगे 1 2 3 तो भी ये सेकेंड लास्ट आ रहा है, तो सेकेंड लास्ट आइडेंटिफाई करो। यहां वाले केस में ये वाला कार्बन सेकेंड लास्ट हो रहा है, चलो सेकेंड लास्ट हो रहा है, और क्या है? तो यार इस सेकेंड लास्ट कार्बन से मुझे मिथाइल ग्रुप यहां भी दिख रहा है और मुझे मिथाइल ग्रुप यहां भी दिख रहा है, तो सर ये तो आइसो वाली कैटेगरी भी सेटिस्फाई कर रहा है कि जब आपके सेकेंड लास्ट कार्बन से 2 मिथाइल ग्रुप जुड़ जाए तो ये आइसो होगा। तो जी हां, ये एक ऐसा केस है जिसे आप आइसो प्रोपाइल क्लोराइड भी कह सकते हैं। दैट मीन्स ये एक ऐसा एग्जाम्पल मैंने आपको जानबूझकर कराया है
जिसमें सेकेंडरी और आइसो सेम कंपाउंड के लिए यूज किया जा सकता है, बस इसमें, इसके अलावा भी किसी में यूज नहीं होगा। देखो मैं आपको एग्जांपल करके बताता हूं। अब आपको आइसो और सेक कभी भी सेम कंपाउंड के लिए यूज होता हुआ नजर नहीं आएगा, वो सिर्फ प्रोपाइल वाले केस में होता है, क्योंकि प्रोपाइल में मात्र 3 कार्बन होते हैं, प्रोपाइल में मात्र 3 कार्बन होते हैं, ठीक है। तो मान लो तुम्हारे पास में कंपाउंड है CH3 CH3 H Cl CH2 CH3। अब इस कंपाउंड को नॉमेनक्लेट करो। अब अगर आप इस कार्बन को फर्स्ट कार्बन मानते हो तो ये बन जाएगा सेकेंड कार्बन, ये बन जाएगा थर्ड कार्बन और ये बन जाएगा फोर्थ कार्बन, यानी ये लास्ट हो गया। तो लास्ट के पहले वाला दिस कार्बन इज योर सेकेंड लास्ट कार्बन। तो क्या इस कार्बन से 2 मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए दिख रहे हैं? नहीं, इससे एक मिथाइल ग्रुप तो है, लेकिन इसकी बाकी की जो दोनों वैलेंसीज हैं वो तो हाइड्रोजन ने सेटिस्फाई कर रखी है ना। मतलब कि यहां पर आइसो वाला केस तो अब लग नहीं सकता। अच्छा, और कहीं पर सेकेंड लास्ट कार्बन दिख रहा है क्या? चलो तुम्हारी इच्छा पूरी करते हैं, इसको पहला मान लेते हैं, इसको दूसरा मान लेते हैं, इसको तीसरा और इसको चौथा। तो चौथे के हिसाब से अब ये सेकेंड लास्ट कार्बन बन गया। तो क्या इससे 2 मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए? नहीं, इससे एक हेलोजन है, एक इथाइल ग्रुप है, एक हाइड्रोजन है और एक मिथाइल ग्रुप है, मतलब एक ही मिथाइल ग्रुप है। मतलब यहां पर अब कहीं से कहीं तक आइसो वाला केस तो लगेगा नहीं। अब क्या करें? अब हम देखते हैं कि हमारा ये कार्बन जिससे डायरेक्टली हमारा फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है, इसकी एक वैलेंसी हाइड्रोजन ने सेटिस्फाई करी है, दूसरी वैलेंसी एक मिथाइल ग्रुप ने सेटिस्फाई करी है और तीसरी वैलेंसी एक इथाइल ग्रुप ने सेटिस्फाई करी है। देखो यहां पर R इज नॉट इक्वल टू R डैश, एक R तुम्हारा CH3 है और एक R डैश तुम्हारा CH2 CH3 है। मतलब ये कार्बन अब डेफिनेटली सेकेंड डिग्री कार्बन की कैटेगरी में आ गया। आप चेक कर लो, फंक्शनल ग्रुप कार्बन कार्बन, एक हाइड्रोजन, एक इथाइल ग्रुप, एक मिथाइल ग्रुप, एग्जैक्टली ये कार्बन सेकेंडरी कार्बन है। तो अब इसका नॉमेनक्लेचर कैसे करेंगे? सबसे पहले नाम क्या क्या लिखेंगे? सेक के बाद कितने कार्बन? 1 2 3 4 कार्बन के लिए क्या यूज करते हैं? ब्यूट। तो सेक ब्यूटाइल और क्लोरीन होने की वजह से हम लोग यहां पर यूज करेंगे क्लोराइड। बोलो, क्या ये बात सबको बढ़िया तरीके से समझ में आ गई? इज देयर एनी प्रॉब्लम इन द सेकेंडरी कार्बन का यूज? पक्की बात? श्योर शॉट? 150% श्योर? कोई परेशानी? 150 रुपया तो नहीं देगा कोई इस चीज के लिए? चलिए ग्रेट। तो सेकेंडरी समझ लेने के बाद अब हम लोग चलते हैं लास्ट चीज को समझने के लिए, दैट इज टर्ट, यानी कि टर्शरी कार्बन के हिसाब से नॉमेनक्लेचर करने के लिए। नाउ टर्शरी कार्बन क्या होगा लाडलो मेरे बच्चों, मेरे बकुड़ो? तो देखो, जब आपका एक कार्बन जिससे डायरेक्टली एक फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ हो, उस कार्बन से अब एक अल्काइल ग्रुप नहीं, 2 अल्काइल ग्रुप नहीं, बल्कि 3 अल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हो, मतलब देयर इज नो हाइड्रोजन टू द कार्बन जिससे कि फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ, तो वो टर्शरी कार्बन की कैटेगरी में आ जाएगा। एक एग्जांपल लेकर सॉल्व करवाता हूं चीज को। Br CH3 CH3 तो सर देखो कि जिस कार्बन से मेरा फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है, जिस कार्बन से मेरा फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है, उस कार्बन से एक अल्काइल ग्रुप मिथाइल के नाम का यहां, एक अल्काइल ग्रुप मिथाइल के नाम का यहां और एक अल्काइल ग्रुप मिथाइल के नाम का यहां जुड़ा हुआ है। यहां पर केस में R डैश और R डबल डैश बराबर है, मतलब ये हो गया तुम्हारा टर्शरी कार्बन। गारंटीड लिख लो, लिखवा लो मुझसे कि ये टर्शरी कार्बन है। तो सर इसका नाम कैसे लिखेंगे? बस क्या करना है, नाम क्या लिखना है? टर्ट।
1 2 3 4, 4 कार्बन यानी कि ब्यूटाइल। सो टर्ट, ब्यूटाइल और ब्रोमीन की वजह से आप इसे बोलेंगे ब्रोमाइड। अब जरा इस कंपाउंड को एक बार ध्यान से ऑब्जर्व करो, इस कंपाउंड को जरा एक बार ध्यान से ऑब्जर्व करो, क्या ये किसी और कैटेगरी में तो नहीं बैठ रहा है? सर एक चीज मैं बताऊं आपको, मैंने बोला बताओ सर, अगर ये मेरा पहला कार्बन है तो ये दूसरा होगा और ये तीसरा होगा। अगर ये तीसरा कार्बन है, अगर ये लास्ट कार्बन है तो ये सेकेंड लास्ट कार्बन होगा, है ना? 3 कार्बन की चेन है। सर मैं इसको पहला कार्बन मान लूं क्या कि ये पहला तो ये दूसरा? नहीं बेटा, क्यों नहीं मान सकते? क्योंकि यहां पर आप देखो 3 कार्बन की चेन मानी जा सकती है, तो 2 से बड़ा 3 होता है, तो हम हमेशा बड़ी चेन को ही देखेंगे। तो हम कभी भी इसको फर्स्ट कार्बन नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये 1 और ये 2, तो 2 ही कार्बन की चेन हुई, इसलिए हम 1 2 3 देखेंगे। अच्छा, यहां से अगर मैं इसको फर्स्ट मानूं तो ये सेकेंड और फिर ये थर्ड, अगर ये थर्ड तो ये सेकेंड लास्ट। अच्छा, इसको फर्स्ट मानूं, इसको सेकेंड मानूं, इसको थर्ड मानूं, तो अब ये लास्ट तो फिर ये सेकेंड लास्ट, मतलब हर केस में दिस कार्बन इज बिकमिंग योर सेकेंड लास्ट कार्बन। अब अगर ये सेकेंड लास्ट कार्बन है और अगर सेकेंड लास्ट कार्बन से मिथाइल, मिथाइल और मिथाइल, 3 आइडेंटिकल मिथाइल ग्रुप जुड़ जाते हैं, व्हेन टू द सेकेंड लास्ट कार्बन 3 आइडेंटिकल मिथाइल ग्रुप्स आर अटैच्ड, तो ये नियो की कैटेगरी में भी आ जाएगा। तो अगेन मैंने आपको एक और एक एग्जांपल बता दिया कि ये नियो ब्यूटाइल ब्रोमाइड के नाम से भी जाना जा सकता है, सिर्फ ये, इसके अलावा आपको और कोई कंपाउंड नियो और टर्शरी के लिए सेम होता हुआ दिखाई नहीं देगा। जैसे आपने आइसो और सेक में क्या देखा, प्रोपाइल वाले को, ठीक उसी तरह आप नियो और टर्ट में ब्यूटाइल वाले को सेम देखोगे। अब इसके बाद स्थितियां बदल जाएगी। अब इसके बाद अगर कार्बन का नंबर बढ़ता है तो फिर ऐसे चांसेस बहुत रेयर होते हैं, मैंने तो कभी देखे नहीं कि सेम हो। जैसे कि मान लीजिए CH3 CH2 CH3, CH3 Cl, ठीक है। अब यहां देखो, अब इस कंपाउंड में सबसे पहले मैं देखता हूं कि अगर ये पहला कार्बन है, ये दूसरा कार्बन है, ये तीसरा कार्बन है और ये चौथा कार्बन है, मतलब ये 4 कार्बन की लंबी चेन हो गई, तो इसमें एक केस ये वाला कार्बन सेकेंड लास्ट का हो जाता है, ठीक है। अच्छा, अगर ये पहला कार्बन है, ये दूसरा कार्बन है, ये तीसरा कार्बन है, ये चौथा कार्बन, तो ये लास्ट है, तो अब ये सेकेंड लास्ट कहलाता है। तो अब यहां पर देखो प्रोबेबिलिटी आ गई कि यार सेकेंड लास्ट तो ये भी हो सकता है, सेकेंड लास्ट तो ये भी हो सकता है। तो अब हम ऐसे प्रोबेबिलिटी वाले केस में कभी हमारा दिमाग नहीं अटकाएंगे, हम ऐसे प्रोबेबिलिटी वाले केसेस में हमारे दिमाग को कभी नहीं अटकाएंगे, हम सीधे स्विच कर जाएंगे, देखेंगे कि भैया हमारा जो कार्बन है क्या इससे डायरेक्टली फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है। मैं बोलूँगा हाँ, इससे डायरेक्टली फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो इस कार्बन से एक अल्काइल ग्रुप मुझे ये दिख रहा है इथाइल, एक अल्काइल ग्रुप मुझे ये दिख रहा है मिथाइल, और एक अल्काइल ग्रुप मुझे दिख रहा है मिथाइल। सो नाउ दिस कार्बन बिकम्स योर टर्शरी कार्बन। ये कार्बन हो गया आपका टर्शरी कार्बन। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? यहां पर मैंने इसको नियो क्यों नहीं बोला बेटा? नियो इसलिए नहीं बोला क्योंकि यार अगर मैं इसको फर्स्ट मानूं, इसको सेकेंड मानूं, इसको थर्ड और इसको फोर्थ मानूं, तो ये लास्ट है, तो फिर ये वाला कार्बन सेकेंड लास्ट हो जाएगा। तो इसको सेकेंड लास्ट मानूं कि इसको सेकेंड लास्ट मानूं, तो किसको मानूं? प्रोबेबिलिटी ये कि ये, इसलिए अवॉइड। अब आपके पास में हो गए 1 2 3 4 और 5 कार्बन। तो यहां पर सबसे पहले मैं लिखूंगा टर्ट, टर्ट लिखने के बाद में लिखूंगा 5 कार्बन की वजह से पेंटाइल, और क्लोरीन होने की वजह से मैं लिखूंगा क्लोराइड। सो ये हो जाएगा तुम्हारा टर्ट पेंटाइल क्लोराइड। तो गाइस इस तरीके से आप लोग बड़े आराम से इन सब चीजों को नॉमेनक्लेट कर सकते हैं। आई होप कि आप लोगों को ये चीज बढ़िया तरीके से समझ में आ गई होगी। क्या ये चीज सबको क्लियर है? कोई परेशानी, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? क्या आप 100% क्लियर है? श्योर? आगे बढ़ सकते हैं?
चलिए, तो गाइज ये हो गया तुम्हारा नॉर्मल एलिफेटिक कंपाउंड्स। एलिफेटिक मतलब जिसमें कार्बन की चेन हो या कार्बन ब्रांचेस के रूप में हो। अब हम सीखेंगे अगर बेंजीन हो तो क्या होगा, अगर बेंजीन हो तो क्या होगा। तो चलिए इसको रब करके आगे चलते हैं और अब हम लोग सीखते हैं कि अगर आपके पास में बेंजीन यानी एरोमेटिक अल्काइल हैलाइड्स की जगह पर अब अगर तुम्हारे पास में अराइल हैलाइड आ जाए, मतलब अब अगर तुम्हारे पास में अगर ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्लोरीन या आयोडीन अगर तुम्हारे बेंजीन का रिंग से जुड़ जाए तब क्या होगा। तो गाइस ऐसे केसेस को आप लोग हेलो बेंजीन के नाम से लिखेंगे। हेलो बेंजीन कैसे, जैसे मान लो तुम्हारे पास में एक बेंजीन का रिंग है और इस बेंजीन के रिंग से मान लो यहां पर जुड़ जाए ब्रोमीन, तो अब आप इसको क्या नाम दोगे, आप इसको नाम दोगे ब्रोमो। देखो ब्रोमो कहां से आ गया, हेलो से ब्रोमो आ गया और ब्रोमो के बाद में आ गया यहां पर बेंजीन। समझे प्यारो। अच्छा, और एक एग्जांपल करके देखिए, यहां पर आ गया Cl, तो इसका नाम क्या लिखेंगे, क्लोरो बेंजीन। क्या नाम आ गया, क्लोरोबेंजीन। इसका मतलब यह है कि सर क्लोरीन या ब्रोमीन आपने यहां पर लगाया, क्लोरीन आपने यहां पर लगाया, तो क्या पोजीशन का कोई मैटर नहीं है, नहीं। जब अकेला कोई भी फंक्शनल ग्रुप होता है तो बेंजीन पर कार्बन की पोजीशन का कोई मैटर नहीं होता। अगर क्लोरीन इस कार्बन पर है तो यहां पर यह पहला कार्बन बन जाएगा, यहां पर इस कार्बन पर है तो यह पहला कार्बन बन जाएगा, कोई चिंता वाली बात नहीं है। चिंता आती है जब दो या दो से ज्यादा कार्बन हो। तो अब यहां पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे बेंजीन है, अगर बेंजीन का ये कार्बन मैं फर्स्ट कार्बन मानता हूं तो या तो ये वाला कार्बन सेकेंड हो जाएगा या तो ये वाला कार्बन सेकेंड हो जाएगा। समझ रहे हो प्रोबेबिलिटी। अगर ये कार्बन सेकेंड है तो या तो ये वाला कार्बन थर्ड हो जाएगा, और अगर ये सेकेंड है तो ये वाला कार्बन थर्ड हो जाएगा, और अगर ये दोनों थर्ड हैं तो फोर्थ तो यही वाला रहेगा। सो गाइस ध्यान रखिएगा, अगर तुम्हारे बेंजीन के फर्स्ट कार्बन पर कोई सब्स्टिट्यूएंट आ जाए, फर्स्ट कार्बन पर अगर कोई ग्रुप जुड़ जाए और फर्स्ट के साथ साथ या तो वो इधर वाले सेकेंड पर जुड़ जाए या इधर वाले सेकेंड पर जुड़ जाए, यानी 1,2 हो जाए, तब आप ऐसे केस में एक प्रीफिक्स लगाएंगे जिसे बोला जाता है ऑर्थो। क्या प्रीफिक्स लगाया जाएगा, ऑर्थो। ऑर्थो यानी कि O। उसके बाद अगर मान लीजिए सब्स्टिट्यूएंट 1 पर तो है, लेकिन 1 के साथ में वो इधर या इधर वाले थर्ड कार्बन पर जुड़ जाए तो वो बन जाएगा मेटा। मेटा यानी कि M। और अगर सब्स्टिट्यूएंट 1 पर तो है लेकिन 1 के साथ अगर वो 4 पर जुड़ जाए तो वो बन जाएगा पैरा। पैरा को आप लोग शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे P। सर 1 पर होना जरूरी है क्या, कभी ऐसा नहीं हो सकता 2 और 3 पर आ जाए अरे मेरे बच्चों तुम ऐसा चाह रहे हो, तो भैया मैंने अभी वहां क्या सिखाया कि जब आप इस ब्रोमीन को ऑब्जर्व कर रहे हैं तो मेरे लिए ये पहला कार्बन है, इसे ऑब्जर्व कर रहे हैं तो ये मेरे लिए पहला कार्बन है। ठीक उसी तरह अगर तुम यहां देखोगे तो मान लो ये मेरे लिए पहला कार्बन हो गया, तो ये पहले के पास वाला ये यहां पर दूसरा नहीं हो जाएगा, तो ये तो वापस 1,2 वाला केस बन गया। आप बोलोगे नहीं नहीं सर इसको 1 मान लो ना, तो बेटा इसको 1 कैसे मानो, बेंजीन में कोई भी कार्बन 1 या प्रायोरिटी पर कब आता है, जब उस पर कोई अटैचमेंट हो, जब उस पर कोई फंक्शनल ग्रुप या कोई सब्स्टिट्यूएंट आकर जुड़े। बिना जोड़े कैसे उसको मैं 1 मान लूं, बिना जोड़े उसको मैं कैसे 1 मान लूं, मैं उसको 1 मान ही नहीं सकता।
इसलिए कभी भी 2 3 3 4 ये वाला केस होगा ही नहीं, हमेशा ये केस चलेगा। तो मान लो तुम्हारे पास में कुछ एग्जाम्पल्स आ गए, क्लोरीन 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 क्लोरीन, क्लोरीन क्लोरीन। बताइए अब आप इसका नाम कैसे लिखेंगे? बताइए भाई, पहला कार्बन दूसरा कार्बन 1 2 1 2 मतलब ऑर्थो, तो मैं यहां पे लिखूंगा ऑर्थो। अब क्लोरीन कितने हैं सर? 2 क्लोरीन है, तो 2 क्लोरीन के लिए डाई लगाना पड़ेगा, और क्लोरीन के लिए क्लोरो लिखना पड़ेगा, और बेंजीन के लिए बेंजीन लिखना पड़ेगा। सर यहां पर ये 1 माना तो ये 3 हो गया, या इसको 1 माना तो ये 3 हो गया, मतलब 1 3 तो केस कहीं से भी चल रहा है, और 1 3 तो मेटा के लिए होता है, तो इसका नाम हो जाएगा मेटा डाइक्लोरो बेंजीन। और सर ये तो क्लियरली दिख रहा है कि 1 और 4 है, 1 और 4 मतलब पैरा, तो इट विल बिकम पैरा डाइक्लोरो बेंजीन। बोलो, तो क्या आपको ऑर्थोमेटा पैरा का केस समझ में आ गया? अच्छा, एक केस और समझाता हूं। कई बार क्या होता है कि बेंजीन से फर्स्ट कार्बन पर थर्ड कार्बन पर और फिफ्थ कार्बन पर अटैचमेंट आ जाता है। तो जब आपके बेंजीन के 1 3rd और 5th पर अटैचमेंट आ जाए, तो इसके लिए हम यूज करते हैं सिम। क्या वर्ड यूज करते हैं? सिम। सिम का फुल फॉर्म होता है सिमेट्रिकल। आप देखो यहां पर सिमेट्रिकली अरेंजमेंट नहीं दिख रहा है आपको, पहला दूसरा छोड़ के तीसरा, तीसरा चौथा छोड़ के पांचवा, पांचवा छठा छोड़ के फिर पहला, ना ऑल्टरनेट पोजीशंस पर है, तो इट विल बिकम सिम। तो मान लो अगर तुम्हारे पास में कोई कंपाउंड आता है, कोई ऐसा केस आता है कि ये अपन यहां पर बेंजीन ले लिया, यहां पर लगा दिया ब्रोमीन, यहां पर लगा दिया ब्रोमीन, और यहां पर लगा दिया अपन ने ब्रोमीन, तो इसका काम क्या हो जाएगा? इसका काम हो जाएगा सिम ट्राई ब्रोमो। सर ट्राई क्यों लगाया? 3 ब्रोमीन है ना गधो। अले अले अले, गुच्चा नहीं, ट्राई ब्रोमो बेंजीन। गधा मतलब मैं गधा, तुम लोग तो स्टार हो यार, अरे मेरे राज दुलारे हो, मेरी आंखों के तारे हो तुम लोग, मेरे बकुड़े हो, मेरे बकासुर हो तुम। ठीक है, एनी प्रॉब्लम गाइस? एनी प्रॉब्लम? क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? नहीं? क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? सुपर, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद तुम्हें एक केस और सिखाना पड़ेगा, जिस पर मैंने जेई में सवाल देखा था, और मैं काफी हैरान हुआ था क्वेश्चन देख के। मैंने बोला जेई में ऐसा सवाल कैसे आ सकता है, और जेई वाली भी अभी शायद 19 या 20 वाली कोई सी जो थी, क्योंकि अभी क्या हो गया कि उसके अंदर बहुत सारे अटेम्प्ट्स आ गए हैं, और अलग अलग स्लॉट्स में पेपर बनता है, तो भाई कितने सवाल पूछेगा सामने वाला। तो केस तो रहते हैं, तो केस क्या था? दैट व्हेन two halogens, that when two halogens, or I would say similar functional group। अब ये सिमिलर फंक्शनल ग्रुप मतलब समझ रहे हो, ये कैटेगरी बड़ी हो गई, अल्कोहल में भी चलेगी, एल्डिहाइड्स में भी चलेगी, कार्बोक्सिलिक एसिड्स में भी चल सकती है। तो व्हेन टू हेलोजेंस यानी सिमिलर फंक्शनल ग्रुप्स आर अटैच्ड टू टू एडजेसेंट कार्बन, और एक केस मेरे सामने आता है दैट व्हेन टू हेलोजेंस, या मैं अगेन लिखूं यहां पर टू सिमिलर फंक्शनल ग्रुप्स आर अटैच्ड टू द सेम कार्बन। तो फिर सर इनका नॉमेनक्लेचर कैसे करेंगे? चलिए मैं आपको एक एग्जांपल करके देता हूं। CH2 CH2 ClCl,
CH3 CHCl2। अब इनके नॉमेनक्लेचर देखो। अब सर CHCl2 मतलब क्या, मैं इसको ऐसा लिख दूं सर, HClCl, बिल्कुल लिख दो। अब इनका नाम कैसे लिखेंगे, अब हम इनका नाम या अब हम इनको नॉमेनक्लेट कैसे करेंगे। देखो बेटा, हमेशा एक बात ध्यान रखना, जब किसी एक इंसान में दो क्वालिटी आ जाए, जैसे कि वो पढ़ा भी सके और वो मिमिक्री भी कर सके, मिमिक्री, मेरी माँ मुझे कहती थी सोनल शट्टा, समझ रहे हो, ओए सोनल शट्टे, मैं सनी। तो एक इंसान में दो क्वालिटी, जैसे हमारा आयुष्मान खुराना, ब्रिलियंट एक्टर, ब्रिलियंट सिंगर, ब्रिलियंट राइटर। फरहान अख्तर, ब्रिलियंट डायरेक्टर, ब्रिलियंट एक्टर, ब्रिलियंट राइटर, समझ रहे हो। हमारा टोनी कुरकुरे, ब्रिलियंट तरीके से गानों की माँ बहन करना, ब्रिलियंट तरीके से गंदे गंदे वीडियोस, सारी चीजें उसके अंदर क्वालिटी भरपूर है चीजों की वाट लगाने की। तो अगर ऐसे लोग जिसमें कि एक ही पर्सन में दो क्वालिटी हो, तो ऐसे पर्सन को तो मैं जेम बोलना पसंद करूंगा। वो जेम है, जेम मतलब नगीना, जेम मतलब नगीना। तो ठीक उसी तरह जब एक ही कार्बन से दो सिमिलर फंक्शनल ग्रुप जुड़ जाए, तो ऐसे कार्बन को हम लोग जेम की कैटेगरी में रखते हैं, दैट आर जेम। और आप इसे लिखेंगे डाइहेलाइड, ये जेम डाइहेलाइड की कैटेगरी में आ गया। अगर हेलाइड की जगह पर कोई और फंक्शनल ग्रुप होगा तो हम उसका नाम लिखेंगे, जैसे जेम डाई अल्कोहल हो तो डाइऑल लिख देंगे। हम सुना होगा ना डाइऑल, एक डाइऑल वर्ड सुनते हो तुम लोग, ग्लिसरॉल, वैसे डाइऑल्स होते हैं, डाइऑल्स, तो वो डाइऑल की कैटेगरी में आ जाएगा। लेकिन जब दो अड़ोसी पड़ोसी कार्बन पर सेम फंक्शनल ग्रुप हो तो वो विस वाले केस में आ जाएगा, विस डाइहेलाइड। ये कौन सी कैटेगरी में आ जाएगा, विस। तो आपको दो कैटेगरीज याद रखनी है, एक जेम डाइहेलाइड की और एक विस डाइहेलाइड की। तो जेम को याद करने का मैंने आपको सुपर्ब तरीका बता दिया, तो विस अपने आप ही याद हो जाएगा। बोलो हाँ, होगा। अच्छा, पर सर ये तो आपने एक एग्जाम्पल लिया, जैसे मान लो मेरे पास में एक एग्जाम्पल ही आ जाए, तो क्या मैं इसको भी हाँ, तो क्या मैं इसको भी जेम डाइहेलाइड बोलूंगा। हाँ, जनरली ये भी जेम डाइहेलाइड है, लेकिन इसके और इसके नाम में कुछ तो फर्क होना चाहिए। तो हमेशा ध्यान रखना, जब कभी भी तुम्हारे पास में जेम डाइहेलाइड आता है तो इसका जो नॉमेनक्लेचर आपको यूज करना है वो यूज करना है क्या यूज करना है, अल्काइली डीन डाइहेलाइड, अल्काइलिडीन डाइहेलाइड, अल्काइलिडीन डाइहेलाइड। डाई में इसमें मेरे ख्याल से अपने को आई लगाने की जरूरत नहीं है, ये ऐसे भी बढ़िया प्रोनाउंस हो सकता है, अल्काइलिडीन डाइहेलाइड, अल्काइलिडीन डाइहेलाइड। और इसका क्या नाम हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा अल्काइलीन डाइहेलाइड। सर दोनों का नाम फिर कंफ्यूजिंग है। जैसे आपने जेम के लिए ट्रिक बताई कि एक ही कार्बन पर दो हेलोजन हो, जैसे एक ही इंसान में दो टैलेंट हो तो वो जेम कहलाता है, वैसे ही ये जेम हो जाएगा। सुनो, एक ही कार्बन पर दो फंक्शनल ग्रुप, एक ही कार्बन पर दो दो फंक्शनल ग्रुप, दो में आता है डी, दो में आता है डी, वैसे ही इसके नाम में भी आता है डी, अल्काइलिडीन डाइहेलाइड। लेकिन विस के नाम में आता है अल्काइलीन, डी इसमें से मिसिंग है। देखो, अल्काइलीन, अल्काइलीडीन, ड नाम में ड आ रहा है, ड मतलब दो मतलब सेम कार्बन पर दो हेलोजन।
तो ये इसको बोलेंगे अल्काइलिडीन डाइहैलाइड और इसको बोलेंगे अल्काइलीन डाइहैलाइड। अब आप गिन लो कि इसमें कितने कार्बन, 2 कार्बन, 2 कार्बन के लिए इथ, तो इसका नाम हो जाएगा इथाइलीन, इथाइलीन। और हेलोजन कौन से हैं, क्लोरीन, तो इट विल बिकम इथाइलीन डाइक्लोराइड। इसका नाम क्या हो जाएगा, इथाइलीन डाइक्लोराइड। इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 कार्बन है इसलिए इसका नाम हो जाएगा इथाइलीडीन, इथाइलीडीन, और 2 क्लोरीन इसलिए डाई क्लोराइड। इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 2 3, 3 कार्बन है इसलिए प्रोप, तो प्रोपाइलिडीन, प्रोपाइलिडीन, और दोनों हेलोजन है इसलिए, दोनों क्लोरीन इसलिए डाई क्लोराइड। बोलो समझ में आ रही है इतनी बात मेरे प्यारे बच्चों। यहां पर एग्जांपल और लेते हैं, CH3 CH CH2 Cl Cl, 3 कार्बन है इसलिए प्रोपाइलीन डाइक्लोराइड, प्रोपाइलीन डाइक्लोराइड। तो कितना इजी है इनका नॉमेनक्लेचर गाइस, द नॉमेनक्लेचर्स आर वेरी इजी। आराम से इनको एक बार ऑब्जर्व कर लो, नोट कर लो, सो दैट वी कैन मूव अहेड।